आज है 7 मार्च शनिवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। आज की हेडलाइंस पर नजर डालें तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के बीच एक अभूतपूर्व सियासी टकराव देखने को मिला है। वहीं दुनिया के दूसरे कोने में ईरान युद्ध अपने 8वें दिन में प्रवेश कर चुका है, जहां तबाही का मंजर है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बिना शर्त समर्पण की मांग कर दी है। पड़ोसी देश नेपाल में एक युवा रैपर ने पूर्व प्रधानमंत्री को हराकर सत्ता पलट दी है। इसके अलावा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को पत्रकार हत्या मामले में बरी कर दिया गया है। आज के एपिसोड में हम इन सभी खबरों का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि कैसे भारतीय कृषि निर्यात पर पश्चिम एशिया के संकट का असर पड़ रहा है। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच प्रोटोकॉल और राजनीति को लेकर तीखी जुबानी जंग छिड़ गई है। राष्ट्रपति मुर्मू उत्तर बंगाल के फांसीदेवा स्थित गोसाईपुर में एक कार्यक्रम में शामिल हुईं। अपने संबोधन में उन्होंने राज्य सरकार की अनुपस्थिति पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि मैं भी बंगाल की बेटी हूं, लेकिन पता नहीं मुझे यहां आने क्यों नहीं दिया जाता। राष्ट्रपति ने तंज कसते हुए कहा कि ममता दीदी शायद उनसे नाराज हैं। विवाद की मुख्य वजह कार्यक्रम स्थल का बदला जाना था। प्रशासन ने सिलीगुड़ी के पास बिधाननगर में अनुमति नहीं दी थी, जिसके बाद राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए बिधाननगर जाकर बिना मंच के लोगों को संबोधित किया। इस मामले पर पलटवार करते हुए ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार ममता ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति चुनाव के समय बीजेपी की सलाह पर राजनीति कर रही हैं। ममता ने कहा कि राष्ट्रपति को बीजेपी का एजेंडा बेचने के लिए बंगाल भेजा गया है। उन्होंने राष्ट्रपति से सवाल किया कि मणिपुर हिंसा के दौरान आदिवासियों पर हुए हमलों पर वो चुप क्यों थी। मामला तब और गर्मा गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बंगाल सरकार ने सारी हदें पार कर दी हैं और राष्ट्रपति का अपमान देशवासियों को दुखी कर रहा है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी ने अब राष्ट्रपति भवन जाकर आदिवासियों के विकास की रिपोर्ट सौंपने का ऐलान किया है। अब रुख करते हैं कानून और न्याय की खबर का। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आज डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में बरी कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति विक्रम अग्रवाल की पीठ ने राम रहीम के खिलाफ सजा को रद्द कर दिया। हालांकि अदालत ने इस मामले के अन्य 3 दोषियों कुलदीप, निर्मल और कृष्ण लाल की सजा और आजीवन कारावास को बरकरार रखा है। इससे पहले 2019 में सीबीआई की विशेष अदालत ने राम रहीम को दोषी ठहराया था। पत्रकार छत्रपति की हत्या 2002 में उस समय हुई थी जब उनके अखबार पूरा सच में डेरा मुख्यालय में महिलाओं के यौन शोषण का खुलासा किया गया था। पड़ोसी देश नेपाल से एक बड़ी राजनीतिक खबर आ रही है। पीटीआई के मुताबिक नेपाल में हुए आम चुनाव में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी के बालेंद्र शाह ने भारी अंतर से जीत दर्ज कर पारंपरिक दलों का सफाया कर दिया है। रैपर से राजनेता बने बालेंद्र शाह ने झापा 5 निर्वाचन क्षेत्र में 4 बार के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को लगभग 50,000 वोटों के भारी अंतर से हराया। रिपोर्ट के अनुसार आरएसपी ने घोषित 87 सीटों में से 70 पर जीत दर्ज की है और काठमांडू जिले की सभी 10 सीटों पर क्लीन स्वीप किया है। 35 वर्षीय इंजीनियर और रैपर बालेंद्र शाह का अगला प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के सफल संचालन पर नेपाल की जनता को बधाई दी है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी खबर की। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध भीषण रूप ले चुका है। आज युद्ध का 8वां दिन है और मरने वालों का आंकड़ा 1332 के पार जा चुका है। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड का दावा है कि उसने अब तक ईरान में 3000 से ज़्यादा ठिकानों पर हमला किया है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त समर्पण की मांग की है। ट्रंप का कहना है कि ईरान बुरी तरह पिट चुका है, इसलिए वो पड़ोसी देशों से माफ़ी मांग रहा है। इसके जवाब में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकिन ने कहा है कि बिना शर्त सरेंडर का विचार दुश्मन अपनी कब्र में लेकर जाएंगे। हालांकि उन्होंने खाड़ी देशों पर हुए हमलों के लिए माफ़ी मांगी है, लेकिन चेतावनी भी दी है कि जो देश अमेरिका की मदद करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस युद्ध में ट्रंप की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। रॉयटर्स और एक्सियोस के विश्लेषण के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध छेड़कर फंस गए हैं। युद्ध के पहले 100 घंटों में ही करीब $3.7 बिलियन यानी 30,000 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। तेल की कीमतें 25% बढ़ गई हैं, जिससे अमेरिका में महंगाई लौटने का खतरा पैदा हो गया है। द अटलांटिक में टॉम निकोल्स लिखते हैं कि ट्रंप विक्ट्री डिजीज यानी जीत की बीमारी से ग्रस्त हैं।
उनका कहना है कि ट्रंप सेना की सफलता को ही रणनीति मान बैठे हैं, जबकि उनके पास जीत का कोई स्पष्ट नक्शा नहीं है। इसे बिना किसी ठोस योजना के शुरू किया गया युद्ध माना जा रहा है, जो ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए मुसीबत बन सकता है। वहीं यूरोप के नेता भी एक अजीबोगरीब स्थिति में फंस गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में मार्क लैंडलर लिखते हैं कि यूरोपीय नेता अपनी जनता को यकीन दिला रहे हैं कि वो युद्ध में शामिल नहीं हैं, लेकिन हकीकत में वे अपनी सेना और जहाज भेज रहे हैं। फ्रांस और ब्रिटेन ने अपने सैन्य बेड़े तैनात कर दिए हैं। यूरोपीय नेताओं का सबसे बड़ा डर यह है कि अगर अमेरिकी हमलों से ईरान बिखर गया तो शरणार्थियों की एक और भारी बाढ़ यूरोप का रुख करेगी, जिसका सीधा असर उनकी राजनीति और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। युद्ध की आंच पाकिस्तान तक भी पहुंच गई है। अल जजीरा में आबिद हुसैन की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान एक तरफ अपने पड़ोसी ईरान और दूसरी तरफ अपने रणनीतिक साझीदार सऊदी अरब के बीच फंस गया है। सऊदी अरब के साथ हुए रक्षा समझौते के तहत पाकिस्तान को रियाद की सुरक्षा करनी होगी। हाल ही में सऊदी अरब ने 3 ईरानी मिसाइलें इंटरसेप्ट की, जिसके तुरंत बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख रियाद पहुंचे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि अगर पाकिस्तान सऊदी के पक्ष में युद्ध में कूदता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के भीतर शिया समुदाय और ईरान समर्थित लड़ाके गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा कर सकते हैं। इसी बीच अमेरिका से एक और बड़ी खबर है। वाशिंगटन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक एक पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मचेंट को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य अमेरिकी नेताओं की हत्या की साजिश रचने का दोषी पाया गया है। अदालत में ये बात सामने आई कि मचेंट ने 2024 में अमेरिका के भीतर हिटमैन को काम पर रखने की कोशिश की थी। उसने स्वीकार किया कि वह ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के इशारे पर काम कर रहा था और इसका मकसद ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना था। भारत की कूटनीति पर भी इस युद्ध का असर दिख रहा है। काउंटर करंट्स में अरुण श्रीवास्तव द्वारा लिखे गए लेख में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की विश्वगुरु वाली छवि इस संकट में कमजोर होती दिख रही है। लेखक का आरोप है कि जब ट्रंप ने ईरान पर हमला किया तो मोदी ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अमेरिका ने भारत को शर्तों के साथ रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की छूट दी है, जिसे लेखक ने एक तरह की दया बताया है। लेख में दावा किया गया है कि भारत ने अपनी पारंपरिक संतुलित कूटनीति खो दी है और वो पूरी तरह इजराइल और अमेरिका के खेमे में चला गया है। वहीं इजराइल के विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया है कि ईरान पर हमले का फैसला पीएम मोदी के इजराइल दौरे के बाद लिया गया था, इसलिए उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। अब बात करते हैं नागरिकता कानून यानी सीएए से जुड़ी एक अहम खबर की। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक असम के कछार जिले में 59 वर्षीय दीपाली दास को सीएए के तहत भारतीय नागरिकता मिल गई है। वह असम की पहली ऐसी महिला है जिन्हें पहले विदेशी घोषित कर डिटेंशन सेंटर भेजा गया था। दीपाली दास 1988 में बांग्लादेश से भारत आई थी। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में एक अलग तस्वीर सामने आई है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता में एक बूथ लेवल अधिकारी समीना हसन और उनके पूरे परिवार का नाम मतदाता सूची में अंडर एडजुडिकेशन श्रेणी में डाल दिया गया है। समीना ने खुद मतदाता सूची तैयार करने में काम किया था, लेकिन अब उनका परिवार अपनी नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेजों के साथ चक्कर लगा रहा है। आने वाले समय पर नजर डालें तो 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। द हिंदू में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक इतने सालों बाद भी कृषि क्षेत्र में भारतीय महिलाओं को किसान का दर्जा और जमीन के अधिकार नहीं मिल पाए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती का अधिकतर काम महिलाएं करती हैं, लेकिन जमीन पुरुषों के नाम होती है, जिस कारण उन्हें बैंक ऋण और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि महिलाओं को कानून और डेटा में स्पष्ट रूप से किसान माना जाए और उन्हें संपत्ति में बराबर का अधिकार मिले। अंत में बात करते हैं व्यापार और अर्थव्यवस्था की। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी जीटीआरआई की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से भारत का लगभग $11.8 बिलियन का कृषि और खाद्य निर्यात प्रभावित हो सकता है। पीटीआई के अनुसार युद्ध के कारण समुद्री रास्ते बाधित हो रहे हैं और इंश्योरेंस की लागत बढ़ रही है। भारत इस क्षेत्र में चावल, फल, सब्जियां और मसाले निर्यात करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे बड़ा असर चावल पर पड़ सकता है, क्योंकि भारत अपने कुल चावल निर्यात का करीब 36% हिस्सा खाड़ी देशों को भेजता है। इससे पंजाब, हरियाणा और दक्षिण भारत के किसानों पर सीधा असर पड़ने की आशंका है। तो दोस्तों, ये था आज का समाचार बुलेटिन। आज हमने जाना कि कैसे दुनिया के एक कोने में हो रहा युद्ध हमारे किसानों और व्यापार तक को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा देशी राजनीति में भी हलचल तेज है। आज के लिए इतना ही। हमें बताइए अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और टिप्पणी। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। हरकारा सबस्टैक पर तो है ही। आप इसे व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, ट्विटर और ब्लू स्काई पर भी पा सकते हैं। मैं हूं आपका होस्ट। धन्यवाद।